दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों इन दिनों दो मुद्दे सबसे ज़्यादा गर्म हैं। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ दोस्तों हमारे देश के भीतर में किसान आंदोलन है। किसान लगातार आंदोलित हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से होते हुए किसानों की एक्सप्रेस अब हरियाणा पहुंच चुकी है। लेकिन देखना यह है कि हरियाणा सरकार किस तरीके से किसानों के साथ वहां पर संवाद करती है या फिर हरियाणा के भीतर भी किसान बेनतीजा और निराश होकर के लौटते हैं। दोस्तों वास्तव में देश के भीतर स्थिति काफ़ी गंभीर हो चली है। एक तरफ किसान आंदोलन है तो दूसरी तरफ हमारे देश के भीतर वे लोग हैं दोस्तों जो तालिबान का समर्थन करते हैं परोक्ष रूप से, और खुले तौर पर बयान देने वालों की हमारे देश के भीतर कोई कमी नहीं है जो इस वक्त में तालिबान का जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं। बधाइयाँ दी जा रही है। दोस्तों आप सभी ने सज्जाद नोमानी का नाम सुना होगा और आप सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी वाकिफ होंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये प्रवक्ता भी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और एक इस्लामिक विद्वान भी है। लेकिन जिस तरह का विचार इन्होंने रखा वो वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था। जिस तरीके से वहाँ पर अमेरिका की वापसी का नोमानी साहब ने जश्न मनाया और तालिबान को ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। आपने अमेरिका जैसी महाशक्ति को किस तरीके से परास्त किया। अफगानिस्तान की भूमि पर अमेरिका की सेना तकरीबन 20 साल रही और इन 20 सालों में आपने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। इस तरीके के दोस्तों वहां पर जब एक आतंकी संगठन को संदेश भेजे जाएंगे तो देश का क्या होगा। दोस्तों देश का वही होगा जो इस वक्त में भारत के भीतर हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक और ताजा घटनाक्रम जो आपको इस सोचने पर विवश कर देगा कि जो लोग पिछले 70 सालों से भारत में रह तो रहे थे, भारत की माटी पर आतंक की खेती करते थे और भारत के सैनिकों की मौत पर वे लोग खुशी मनाते थे, ऐसे नेता आज तालिबान को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं आपके लिए वह भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ महबूबा मुफ्ती की। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो भारत की सेना को और भारत के सैनिकों को आतंकवादी कहती थी और आतंकवादियों को अपना भाई बताती थी। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो बुरहान वानी की मौत पर दुख व्यक्त करती थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा नाम आप सभी जानते हैं, वो है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला और दोस्तों महबूबा मुफ्ती कश्मीर के दो बड़े नेता, एक का ताल्लुकात पीडीपी से है तो दूसरे का नेशनल कॉन्फ्रेंस से। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से तालिबान को बधाई का संदेश दिया और ये कहा गया, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान के भीतर शरीयत का कानून लागू किया जाए। ये हमारी महबूबा मुफ्ती ने कहा जो ये कहती है कि भारत से वो प्यार करती है, लेकिन वो प्यार कितना खतरनाक है, उसकी भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे व्यक्ति का बयान भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्लाम का शासन तालिबान के भीतर स्थापित होगा। अब दोस्तों यहाँ से मेरे मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा है और आप सभी के मस्तिष्क में भी वो सवाल आ रहा होगा। यदि नहीं तो आप विचार कीजिए और मेरी सोच से एक बार खुद को मैच करने का प्रयास कीजिए। जो लोग भारत के भीतर ये नारे लगाते थे कि भारत एक सेकुलर देश है और इस देश में यदि किसी धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह लगा दिया जाएगा या फिर यूँ कहूँ कि जय श्री राम का नारा बोल दिया जाएगा तो इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में हो जाएगा, यानी कि इस देश के भीतर पंथ निरपेक्षता नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों आज शरीयत के कानून की बात कैसे की जा रही है। दोस्तों वहाँ पर भी
आज सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए। वहाँ पर भी इस बात का जिक्र होना चाहिए कि देश इस्लाम के कानून से नहीं, देश जनता के अनुसार और जनता के बनाए कानून से, जनता के बनाए संविधान से चलना चाहिए, जैसा हमारे देश में होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल जो इस वक्त में मेरे मस्तिष्क में कौंध रहा है, बेचैनी पैदा कर रहा है, वो ये है कि क्या भारत सरकार तालिबान को जिस तरीके से कह रही है कि तालिबान की गतिविधि निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं की जा सकती, क्या भारत इस बात का पुरजोर प्रयास करेगा कि तालिबान से वार्ता आगे ना की जाए? क्या भारत सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि यदि आतंकी संगठन है तो इस संगठन से आगे बातचीत ना की जाए? और दोस्तों यदि इस संगठन को पूरी दुनिया मान्यता दे देती है तो वास्तव में कहीं ना कहीं ये आतंक प्रस्त सोच की एक जीत होगी, एक विजय होगी, जो मानवता में विश्वास रखने वाले लोगों की हत्या होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा पड़ोसी चीन लगातार अफगानिस्तान के सहयोग की बात कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन ने तकरीबन 228 करोड़ रुपए के करीब या फिर इससे कुछ ज़्यादा रकम वहाँ पर अफगानिस्तान के भीतर तालिबान का सहयोग करने के लिए भेज दिए, मुहैया कराई है, जिसमें दोस्तों उनको मुफ्त में कोरोना वैक्सीन, इसके अलावा दोस्तों खाने पीने की सामग्री वहाँ पर भेजी जाएगी। क्या दोस्तों चीन भारत विरोधी तालिबान को समर्थन नहीं कर रहा है? क्या चीन एक तीर से दो निशाने नहीं साध रहा है? एक तरफ चीन पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखता है जो भारत विरोधी है, और भारत विरोधी तत्वों को पाकिस्तान के भीतर पुष्पित और पल्लवित होने में चीन पूरा सहयोग करता है। कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने में चीन का काफ़ी बड़ा हाथ है। चीन के लोगों का और चीन की कम्युनिस्ट सरकार का काफ़ी बड़ा योगदान है। वास्तव में हमारे देश को तोड़ने की चीन और पाकिस्तान की ये संयुक्त साजिश है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी से और उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के भीतर शांति है। तो आप एक बात बताइए कि लगातार महिलाओं पर कोड़े क्यों बरसाए जा रहे हैं, लड़कियों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात का जवाब दोस्तों मिलना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार वहाँ पर जो तालिबान के शिक्षा मंत्री है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा उन्होंने लगातार इस बात का अपने बयानों में जिक्र किया है कि तालिबान के भीतर हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन वो किस तरह का प्रचार प्रसार होगा इस बात का जिक्र नहीं किया। क्या वो इस्लामी शिक्षा होगी या फिर एक ऐसी शिक्षा होगी जिससे मानवता का कल्याण हो? लेकिन दोस्तों जो हालिया बयान आया वो तो यही कहता है कि तालिबान के भीतर, या फिर यूँ कहूँ कि अफगानिस्तान के भीतर में दोस्तों पीएचडी को उन्होंने एक तरीके से नकार दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो वहाँ पर तालिबान के प्रमुख बने हैं, किस तरीके से अखुंद साहब तालिबान के भीतर, या फिर यूँ कहूँ उस आतंकी संगठन के भीतर एक ऐसा मंत्र फूकेंगे जो लोगों के हित के लिए कार्य करने लगे, या फिर ये एक्टिंग जो सरकार बनाने की गई है वो लोगों को डराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए की गई है। मेरे विचार में तो दोस्तों ये सारा खेल यूं ही किया गया है ताकि लोगों को डराया जाए, लोगों को दिखाया जाए। इसके अलावा दोस्तों जो देश शरीयत की बात करते हैं उन्हें भी सुधर जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजशीर ने क्या कहा है, पंजशीर के लोग क्या कह रहे हैं, पंजशीर के मन में क्या है, आपको ये भी जान लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि पंजशीर पर तालिबान ने पाकिस्तान के सहयोग से कब्जा कर लिया है, या फिर यूँ कहूँ कि पंजशीर के लोगों के अधिकारों की वहाँ पर हत्या कर दी गई है पूरी तरीके से। लेकिन पंजशीर के लोगों ने हथियार डालने से अभी भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम भी एक ऐसी ही सरकार बनाएंगे, यानी कि जिस तरीके से तालिबान ने एक सरकार का गठन किया है, हम भी तालिबान को दिखाने के लिए
अपनी खुद की सरकार का गठन करेंगे और अंत तक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि एक छोटी सी टुकड़ी तालिबान का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि तालिबान के साथ एक तरीके से वे सभी लोग हैं जो इस वक्त में मानवता के शत्रु हैं, मानवता के रक्त के प्यासे हैं। वे सभी लोग इस वक्त में तालिबान का साथ दे रहे हैं। जिस देश के शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया कि वहाँ पर पीएचडी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस देश का क्या होगा दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूँगा, शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर जो वहाँ पर शिक्षा मंत्री है तालिबान के, जिन्होंने पीएचडी को लेकर के बयान दिया कि हमारे देश में पीएचडी की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि रिसर्च तालिबान को नहीं चाहिए। तालिबान को रिसर्च चाहिए तो केवल इस बात पर चाहिए कि आतंकियों की खेती को कैसे मजबूत किया जाए, आतंक की खेती को किस तरीके से पुष्पित और पल्लवित किया जाए। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से पूरी दुनिया तालिबान के सामने झुक गई, नतमस्तक हो गई, वास्तव में यह हार किसी एक देश तक सीमित नहीं है, ये हार पूरी मानवता की है। देखना यूं है कि तालिबान का कुचक्र कब तक चलेगा, मीडिया की आज़ादी का हनन तालिबान के भीतर कब तक होगा। क्योंकि अब तो तालिबान ने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ तक कह दिया कि मीडिया के भीतर में यदि तालिबान को एक आतंकी की तरह पेश किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया, तूने एक कैसा धोखा दिया। अफगानिस्तान के लोग जिस अमेरिका पर विश्वास करके हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए थे, वह आखिर में धोखा दे करके निकल गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अफगानिस्तान के लोगों की कोई रक्षा करे, कोई मदद करे, ईश्वर उनकी रक्षा करे। लेकिन दोस्तों, किस तरीके से राजनीति का शिकार अफगानिस्तान के लोग हुए, ये विश्व में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। इसके अलावा मैं आज उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो भारत के भीतर रहते हैं, जिनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। मैंने आपको बताया, हमारी महबूबा मुफ्ती जी, और इसके अलावा दोस्तों तमाम लोग जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, जिसमें दोस्तों फारूक साहब भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वे लोग आज की परिस्थितियों में तालिबान में रह सकते हैं? यदि रह सकते हैं तो उनको आज ही भारत छोड़ करके चला जाना चाहिए, और यदि वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें ये ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। भारत के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। वो लगातार 370 का रोना रो रहे हैं, लेकिन उन्हें तालिबान के भीतर मानवाधिकारों का हनन दिखाई नहीं दे रहा। उनको तो केवल कश्मीर में अपनी राजनीतिक दुकानें बंद होने का दर्द है, बंद होने की पीड़ा है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।